नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में उठा पटक का जो दौर है वो जारी है। बाजार में जारी अस्थिरता के कारण इन्वेस्टर्स सुरक्षित और स्थिर रिटर्न वाले ऑप्शंस की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम्स फिर से लोकप्रिय हो गई। अगर आप सुरक्षित रिटर्न के साथ साथ टैक्स बचत भी चाहते हैं तो टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो है समाप्त होने वाली, यानी आसान भाषा में कहें तो इनकम टैक्स का पेमेंट करने वालों के लिए 31 मार्च अहम तारीख। जरूरी काम पूरा नहीं करने पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि वे जरूरी काम हैं क्या। अब इस पूरे मामले को और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव मैम। मैडम, आपका मनी 9 पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम क्या होता है मैडम, इससे आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू। तो विशाल, सबको लगता है कि फिक्स डिपॉजिट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्स छूट मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी ले आइए कि सारे एफडीज, अगर आप जो भी करेंगे एफडी, चाहे दुनिया के कोई शंकर शर्मा आपको बोल दे कि आप अपना कुछ निवेश एफडी में रखिए, आपका टैक्स बचाएगी केवल और केवल एक एफडी, वो है टैक्स सेवर एफडी। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। अब टैक्स सेवर एफडी जो एक रेगुलर एफडी से अलग कैसे, तो इसमें 5 साल का लॉक इन होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट आपको लॉक इन के साथ ऑफर किया जाता है वही आपका टैक्स बचाता है। इस नियम का ध्यान रखिए। अगर उसमें लॉक इन किसी भी तरह का नहीं है, यानी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी पैसा उससे निकाल सकते हैं, हो सकता है कुछ बैंक आपसे पेनल्टी लें, कुछ ना लें, तो उसमें आपकी टैक्स की कोई बचत नहीं हो रही है। बैंक टीडीएस काटेंगे, उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपकी इनकम से जुड़ेगी और फिर आपको अपने स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपको टैक्स बचाना है, 31 मार्च एकदम करीब है, आपने कुछ किया नहीं है, आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरने वाले हैं, तो फिर चैप्टर 6A के तहत अगर आप टैक्स सेवर एफडी में निवेश करेंगे तो 80C के तहत आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। यानी 1.5 लाख रुपया प्रिंसिपल जो आप टैक्स सेवर एफडी में डालेंगे वो 5 साल तक बैंक के पास लॉक्ड इन रहेगा, आपको ब्याज मिलता रहेगा और इस 1.5 लाख को आप एज डिडक्शन 80C के तहत आप क्लेम कर पाएंगे। आपकी इनकम मान लीजिए 10 लाख है तो उसमें से 1.5 लाख आप माइनस कर पाएंगे। तो ये फायदा है टैक्स सेवर एफडी का। लेकिन 5 साल के लिए लॉक्ड इन रहेगा आपका पैसा। 5 साल के का मतलब क्या? आप इसको आप प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे बैंकों की मैं पेनल्टी देने के लिए भी तैयार हूं तब भी दे दो, तब भी आपको नहीं मिलेगा, अनलेस की कोई ऐसी इमरजेंसी जिसमें बैंक अग्री करे कि ऐसी इमरजेंसी आपको पैसों की बहुत सख्त आवश्यकता है तो आपको दे दें। अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि आप 1.5 लाख का ऑलरेडी एग्जाम्पशन ले चुके होंगे ना। तो फिर आप अगर वो एग्जाम्पशन आप छूट ले चुके हैं और फिर आप जाकर के आप अभी समझे बड़े स्मार्टली मैं अभी डाल देता हूँ, 2 महीने बाद निकाल लूंगा टैक्स छूट का, वो मुझे दिखा दूंगा पीरियड है जो चला जाएगा। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। एक तो ये गलत तरीका है टैक्स बचाने का, दूसरा आपको बैंक इसलिए अलाउ भी नहीं करेंगे। 5 साल का लॉक इन इसमें मैंडेटरी होता है, तभी आप ये डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे 1.5 लाख रुपए का। लेकिन जब आप इसको निकालेंगे तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, उस पर आपको तब वो सारे इंटरेस्ट पर आपके इनकम में जोड़कर उस पर टैक्स जरूर देना होता है। पर अभी 1.5 लाख जो मूल राशि है जो आप निवेश कर रहे होंगे एफडी में, उस पर आपको 80C की डिडक्शन। मैम, ये वो वाला हाल नहीं है जो ट्रिपल ई वाली जो हम चर्चा करते हैं, वो वाली स्कीम्स में नहीं, ट्रिपल ई नहीं है। देखा, हमने टैक्स की इतनी बात की लेकिन विशाल को भी ये पता है ट्रिपल ई नहीं है। ये बस एग्जेम्प्ट है, जब आप निवेश कर रहे हैं तभी आपको एग्जेम्प्ट है। उसके बाद एग्जेम्प्ट रहेगा 5 साल जब तक पैसा वहां जमा है। जब पैसा आप वापस निकालेंगे तो जो भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा आपको उस पर आपको देना होगा। अब टैक्स सेवर एफडी की अच्छी बात ये भी होती है विशाल कि इनमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो थोड़ा सा आपको रेगुलर एफडी से ज्यादा मिलता है, क्योंकि बैंक आपके वो पैसे 5 साल तक अपने पास रखने वाले हैं, तो रेगुलर एफडी से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे कुछ बैंक्स की बात मैं और आप कर रहे थे, ICICI बैंक, उसकी टैक्स सेवर एफडी में एक आम नागरिक को 7.25% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन सीनियर सिटीजन है तो 7.80। HDFC बैंक 7% का ब्याज आपको दे रही है टैक्स सेवर एफडी में, सीनियर सिटीजन है तो 7.50। SBI 6.5 और सीनियर सिटीजन है तो 7.50। एक्सिस बैंक में भी इसी तरह 7% का ब्याज मिलेगा रेगुलर सिटीजन को और सीनियर सिटीजन है तो 7.75। तो आप देख रहे हैं जो रेगुलर ब्याज आपको मिलता है ना रेगुलर एफडीज में, उससे थोड़ा सा कुछ बेसिस पॉइंट ज्यादा है, लेकिन 5 साल तक आपका पैसा बैंक अपने पास रखेगा, आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। रेगुलर एफडी में आप उस पैसे को निकाल भी सकते हैं, टैक्स सेवर एफडी में ये नियम बहुत कड़ा है कि आप ये पैसा
पहले 5 साल खत्म होने के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब मैडम जो आपका शो देख रहे होंगे वो तो समझ रहे होंगे कि प्रियंका मैम तो हमेशा एसआईपी की बात करती थी, पर्सनल फाइनेंस की बात करती थी, अचानक एफडी की बात क्यों करने लगी? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैडम, वो आप बताइए, क्योंकि इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगा एएमएफआई के आंकड़े जो बता रहे हैं कि एसआईपीज में जो है जो इन्फ्लोज है उसमें तगड़ी डेंट देखने को मिली है। 26% गिरा है इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो। अगर मार देखिए स्मॉल कैप फंड्स पर भी पड़ा है जहां इन्फ्लो 35% गिरा है। मिड कैप फंड्स का और बुरा हाल है, वहां भी 34% की गिरावट है। इसके साथ ही कहानी में एक जोड़ मैं ये रहा हूं शंकर शर्मा की बात को। वो कह रहे थे कि भारतीय शेयर बाजार में और जो ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अनसर्टेनिटीज है, आपका यहाँ पैसा बनेगा नहीं। वो और भी चेतावनी दे रहे थे कि अगर आपको लग रहा है कि शेयर बाजार में बहुत शानदार पैसा बन रहा है तो आप गलत हैं। 60 से 70 लोग, मात्र फीसदी भी नहीं, 60 से 70 लोग ही अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे हैं। दीदी और जीजा का उन्होंने उदाहरण दिया था और उन्होंने ये भी कहा था मैडम कि आप बेहतर, आपको याद भी होगा, 40% अपना जो पैसा है वो एफडी में लगाइए, शानदार एफडी में, और 30% पैसा गोल्ड में लगाइए, और 30% जो बाकी का जो पैसा है वो ज़मीन में लगाइए, वो ज़मीन जो 25 किलोमीटर दूर हो टाउन से। इसीलिए मैं आपसे ये शो करवा रहा था और आपसे मैं ये वैल्यूएबल पॉइंट्स लेना चाहता था। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बैंक एफडी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मुझे भी पसंद है बैंक एफडी। इट कम्स बैक टू द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विशाल, और वो ये है कि आपके पास हर तरह का निवेश अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ये कैसे तय करेंगे कि आपको कौन सा कितना लेना है? तो वो होती है आपकी रिस्क एपेटाइट और आप किस तरह के निवेशक हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव निवेशक हैं जो मार्केट की उथल पुथल को नहीं झेलना चाहता है, तो फिर बैंक एफडी में कीजिए ना। आपको पैसा, आप उसी जितना आप चाय में आप जितनी चीनी घोलेंगे उतनी मिठास होगी। अगर आपको डायबिटीज है तो आप कम चीनी घोलेंगे। तो वैसे ही अगर आप मार्केट रिस्क का एपेटाइट नहीं रखते हैं तो आप कम रिटर्न में खुश रहने वाले हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोग होते हैं, मुझे मेरा जो मूल है वो बहुत प्यारा, मैं नहीं चाहती कि उसको कुछ हो, उस पे कुछ मार्केट की आ जाए, तो मैं खुश हूँ इसमें, तो व्हाई नॉट। और वैसे भी अगर आप सिप के भी इन्वेस्टर हैं, आप अगर स्टॉक्स के भी इन्वेस्टर हैं, तब भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक हिस्सा डेट के नाम ज़रूर होना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं अलग अलग एसेट में आपका निवेश होना चाहिए। और एफडी एक सुरक्षित है, बैंक की बैकिंग रहती है, आपको रिटर्न थोड़ा सा म्यूटेड देंगे दूसरे इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट से, लेकिन अगर आप म्यूटेड रिटर्न के लेते हैं, कुछ पैसा ऐसा होता है ना जिस पर आप किसी तरह की आंच नहीं चाहते हैं, आप उसे एकदम सेफ और अश्योर्ड रिटर्न चाहते हैं, तो बैंक एफडी डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में एक हिस्सा इसकी तरफ होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो ना कि और सब छोड़ दें और सिर्फ आप बैंक एफडी में करें और फिर आप सोचें कि आप इतना रिटर्न कमा लें जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा हो, आपके कुछ बड़े एस्पिरेशन हो, वो नहीं हो रहा होगा। लेकिन हाँ, एक एक्सपोजर बैंक एफडी में आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहे और आपको लग रहा है इन पैसों की आपको 5 साल तक कोई जरूरत नहीं है, तो टैक्स सेविंग एफडी, 2 काम हो रहे होंगे। अगर आप और टैक्स रजीम में टैक्स भर रहे हैं, आपका टैक्स भी बच रहा होगा, आपको रिटर्न भी मिल रहा होगा, 5 साल तक आपका पैसा बैंक के पास लॉक इन भी रहेगा। तो देखिए, बैंक एफडी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत अच्छा निवेश है। कुछ लोगों को शायद ये उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, अपने मूल राशि पर किसी भी तरह के मार्केट एक्शन रिएक्शन को नहीं झेल सकते हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर बैंक एफडी। जी, अब मैडम इनकम टैक्स की बात हो रही है, एफडी की बात हो रही है, तो ये फाइनेंशियल ईयर की भी चर्चा कर लेते हैं। 31 मार्च को खत्म हो रहा है मैडम, बहुत ही अहम तारीख है, आप बेहतर बताएंगी। तो फटाफट कुछ काम जो है 31 मार्च से पहले क्या कर लेना चाहिए वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये, अगर डिसाइड आपने कर लिया कि आप नई टैक्स रजीम में जा रहे हैं या ओल्ड टैक्स रजीम में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपने टैक्स कैलकुलेशन, एक कैलकुलेटर यूज़ किया ऑनलाइन, बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, अपनी इनकम डालिए, अपने सारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स की आप छूट लेते हैं, जिसमें कि आपका इंश्योरेंस है ATC के तहत आता है, हेल्थ इंश्योरेंस है जो ATD के तहत आता है, वो सारे डिडक्शंस आप डालिए, वो सारे जो भी प्रीमियम आपके डिडक्ट होते हैं हर साल, और फिर कंपेयर कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि देखिए नए और पुराने में आपको शायद नए में ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो ठीक है, फिर तो आपको कुछ चिंता ही नहीं करनी है। आंकड़े भी बता रहे हैं 72% ऑफ द पीपल है ना वो, और अब जब न्यू टैक्स रजीम को और अट्रैक्टिव बना दिया गया बजट 2025 में, उसका जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब जो हम अगले साल जब रिटर्न भर रहे होंगे तो वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो लोग अब ज़्यादा ऑप्ट भी करेंगे। लेकिन जो लोग ओल्ड टैक्स रजीम में 72 के अलावा भी जो लोग बचते हैं, 27-28% जो अभी भी ओल्ड टैक्स रजीम में जाएंगे, जो न्यू टैक्स रजीम को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये देखना होगा भाई ATC में
अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम वो भरते हैं तो भर दिया हो उन्होंने 31 मार्च के पहले, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं अपने पेरेंट्स का, ATD के तहत आपको छूट मिलती होगी, खुद का भर रहे हैं तो 25,000, फैमिली का भर रहे हैं मतलब फैमिली, और अगर सीनियर सिटीजन है तो वो 50,000 तक छूट हो सकती है। ये सारे आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं चैप्टर 6A के वो देख लीजिए अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में कि 31 मार्च की डेडलाइन के पहले आपने वो सारे काम पूरे कर लिए। और एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन है ITR अपडेटेड, ITR यू विशाल, राइट? ये है क्या मैडम, पहले ये समझाइए, ITR यू मींस व्हाट? जैसा कि नाम है अपडेटेड, तो ये आपको एक विंडो देता है कि आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकें। एक तरह से आप रिवाइज कर रहे होंगे अपने कुछ रिटर्न गलतियां हो गई, कुछ गलती हो गई तो उसको सुधारेंगे, लेकिन इसमें ये इंश्योर करना है आप तभी भरोगे जब आपकी टैक्स की देनदारी बन रही होगी। आप अपडेट करना चाहते हैं कि आपने जो टैक्स की देनदारी भरी थी उसमें कुछ गलती है तो फिर आप उसे अपडेट करना चाहते हैं। और आप पिछले 4 साल, 4 फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 से लेकर के 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के लिए ITR अपडेटेड अगर आपको भरना है तो 31 मार्च तक ये काम भी पूरा कर लेना होगा। तो इस डेडलाइन को, अगर पिछला कोई रिटर्न जिसमें आपने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि आपने भरा नहीं है वो 4 साल तो आप भर रहे होंगे, आपको सिर्फ ये विंडो मिल रही है अपडेट करने के लिए। वो 4 फाइनेंशियल ईयर में कुछ गलती है, भूल चूक है तो उसे सुधारिए और अपडेटेड रिटर्न भर दीजिए। यानी फाइनेंशियल ईयर मैडम जिसकी बात कर रहे हैं 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24 की बात कर रही है, उसका आप ITR यू यानी ITR अपडेट जो है आप कर सकते हैं। तो मैडम और भी अगर कोई पॉइंट्स छूट तो नहीं रहा है, समअप करें हम लोग? अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मान लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना और PPF में करते हैं ना, और हो सकता है इस साल उनके पास कुछ पैसे कम रहे, उन्होंने नहीं भरा, तो वो सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, अब तो हम मार्च में पहुंच गए हैं। तो देखिए उसका जो मिनिमम ड्यू अमाउंट होगा ना वो भर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि खाता एक्टिव रहेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप निवेश करते हैं तो 250 रुपये उसका मिनिमम निवेश होता है, तो ये कर लीजिएगा ताकि वो वो निवेश जो है वो डिसकंटिन्यू ना हो, एक्टिवेटेड रहे। इसी तरह अगर आप PPF में निवेश करते हैं और इस साल आप उसमें शायद बड़ी राशि नहीं जमा कर पाए तो आप सोच रहे हैं कि इसे स्किप कर जाते हो, स्किप मत कीजिएगा। मिनिमम 500 रुपए का निवेश डाल करके उसे एक्टिवेट रखिएगा। भले ही आप उससे टैक्स छूट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, लेकिन 31 मार्च के पहले मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है इन दोनों स्कीम्स की भर के उसे एक्टिवेट जरूर रखिएगा। विशाल, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से टैक्स सेविंग FD के बारे में बताया और फाइनेंशियल ईयर की जो प्लानिंग है उसके बारे में भी आपने बहुत ही तसल्ली से जानकारी दे दी। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।